महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। आज 14 दिसंबर और कल 15 दिसंबर को इजलास मुनक्किद हो रहा है। आज से शुरू होने वाले सेशन में 5 ऑर्डिनेंस और शक्ति एक्ट समेत 10 बिल पेश किए जाएंगे। खवातीन और बच्चों को जिनसे ज़दा भेड़ियों की जिनसी ज्यादतियों से बचाने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने शक्ति बिल को मुतारिफ करवाया था। इस बिल में सजाए मौत और दीगर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। वहीं इस बात की भी तवक्को है कि अपोजिशन पार्टियां मराठा रिजर्वेशन को लेकर हमने देखा कि असेंबली के बाहर भी एहतजाज बीजेपी की तरफ से किया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल की माफी पर यू टर्न और किसानों से मुतालिक मसाइल पर सरकार को आज असेंबली के अंदर भी घेरेगी। इतरही आरक्षणाचे जे विषय आहेत त्यांना राजकारणासाठी वापर करायचा हा नित्याचा उद्योग सुरू आहे सध्या राज्यामध्ये आणि मला वाटतं जनतेने ओळखलेला आहे आणि न्यायालयामध्ये आम्ही सर्व शक्तीनिशी जे आमचे सिनियर काउन्सिल्स आहेत ते विषय मांडतील आणि हा विषय न्यायालयातली लढाई जी आहे न्यायालयीन जी काही आहे ती वकीलच लढतात। त्यावेळेस सुद्धा वकील तेच वकील होते, आजही तेच वकील सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे। त्यामुळे सरकारने कुठल्याही प्रकारची त्याच्यात बदल केलेला नाहीये आणि अगोदरच्या सरकार नेमले तेच वकील त्या ठिकाणी आज काम करत आहेत। देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर बार बार जो वक्तव्य विरोधी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं उनको मराठा आरक्षण समाज को मिलना चाहिए, इनका हेतु नहीं है। ये चीज़ प्रलंबित रहनी चाहिए और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राजनीति के लिए करने का उनका ये प्रयत्न है, जिसलिए ये नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। मैं समझता हूँ सरकार ने, मुझे याद है कि जब भी हाउस में ये कानून पारित हुआ था महाराष्ट्र की असेंबली में, तब हमने बिना किसी चर्चा के एक मत से इसको पारित किया था। कोई किसी की उसमें विरोध नहीं था, सभी पार्टियों को मिलकर ये फैसला उस वक्त किया गया था। इसलिए आज ये यहाँ पर बयानबाजी करना ये उचित नहीं है। और फडणवीस जी ने ये भी कहा था कि मैं जो भी फैसला कर रहा हूँ वो कानून के हिसाब से कोर्ट में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कह के उन्होंने ये फैसला उस वक्त सुनाया था। तो मैं समझता हूँ क्या फिर गलती फडणवीस जी की थी उस वक्त बयान करने के बावजूद आज वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामले अभी भी पेंडिंग है और अभी भी उसके ऊपर बहस हो रही है। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक मामलों को लेकर सामाजिक मामलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना मैं कहना चाहूँगा। साहेब, एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की राज्यामध्ये अनेक आर्थिक टंचाई असताना मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जवळपास 90 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा मुद्दा विरोधकांनी या ठिकाणी समोर आणला। सार्वजनिक बांधकाम तुमच्याकडेच आहे। असं आहे की ही मंत्र्यांचे बंगले म्हणजे कुठल्याही मंत्र्यांची खाजगी प्रॉपर्टी नाही आहे, पहिली गोष्ट। आणि हे बंगले वर्षानुवर्ष गेल्या 50-70 वर्षापासून हे बंगले शासनाच्या ताब्यात आहेत। दर 4-5 वर्षाला त्याच्यावर सुधारणा करावी लागते, रिपेअर्स करावे लागतात आणि त्यामुळे याच्यावर रिझनेबल खर्च 2-4 लाख वर्षात करावंच लागतं। गैर काय असं वाटत नाही मला। सर, एकीकडे हे करोड रुपयाचे उधळण आहे, दुसरीकडे पाण्याची जी बिलं आहेत ती थकलेली आहेत, महापालिकेचे आहे। असं आहे की एकंदरीत मधल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये कोरोनामुळे राज्याचं उत्पन्नच निश्चितच कमी झालेलं आहे। तो 2 दिन का भले ही इजलास हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने कई चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमने देखा कि असेंबली की शुरुआत होने से पहले ही बीजेपी ने घेरने की शुरुआत सरकार को कर दी है। उधर रियासती सरकार की तरफ से भी अपना मौक़िफ़ रखा गया कि अपोजिशन जो पार्टी है बीजेपी, उनकी तरफ से ना सिर्फ मुखालिफत की जा रही है बल्कि सियासी मुखालिफत ये है। दरअसल महाविकास आघाड़ी ये कहना चाह रही थी कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुखालिफत के लिए मुखालिफत कर रही है, समाजी स्टैंड उनका नहीं है बल्कि सियासी स्टैंड करार दिया। इस हवाले से बीजेपी लीडरान ने असेंबली के बाहर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तस्वीरें तो हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई रहे हैं। देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली क्यों देखते हो, अपने देश में अपने प्रांत में देखिए, महाराष्ट्र में रोज किसान मर रहे हैं, उनकी आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र के किसान की फसल पूरी बर्बाद हो गई, एक नए पैसे की मदद दी नहीं है। वहां तो कम से कम किसानों के आंदोलन को चलने दिया जा रहा है। या मराठा समाज का आंदोलन घोषित हुआ तो घर में जा जाकर मार रहे हैं, घर से पकड़ के ले जा रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह आपातकाल है।
तो बीजेपी लीडरान और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे दौर में यानी मरकजी सरकार के दौर में किसान आंदोलन यानी एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर अगर आवाज उठाई जाती है तो घर में धरपकड़ की जा रही है, घर में जाकर धरपकड़ की जा रही है। वसीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। वसीम, असेंबली के बाहर हंगामा राई और हलचलें तेज हैं। असेंबली की शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा हंगामा देखने की उम्मीद की जा सकती है। जी जरूर, जिस तरह से 2 दिन का ये सत्र रखा गया है, इन 2 दिनों में 10 विधेयक पास करने हैं, यानी कि 10 नए कानून पास करने हैं। ऐसे वक्त में चर्चा नहीं होगी। तो जब चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी जो है आक्रामक नजर आएगी। कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात कही है कि सरकार चर्चा से बच रही है। और जिस तरह से ये पहला दिन है और जिस तरह से कई अहम मुद्दे हैं, खास करके मराठा आरक्षण को लेकर, जिस तरह से पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में कई जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं, किसानों को मुद्दे को लेकर सरकार अपनी भूमिका साफ नहीं कर पाई, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है सीएम की तरफ से कि किसानों को हर मुमकिन मदद की गई है, लेकिन अभी उन्हें मदद पहुंची है नहीं है, इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। जिस तरह से किसानों को मुद्दे को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर या बढ़ते बिल के लेकर, जो बिजली के बिल है उनके दामों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लगातार जिस तरह से एक पूरा माहौल साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर जो अपोजिशन में बैठा है वो किसानों के मुद्दे पे कई सवाल सरकार से कर रहे हैं कि आपातकालीन की स्थिति यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। 11 बजे सत्र की शुरुआत होनी थी और सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 2 से 3 घंटे के अंदर हो सकता है कि और भी आक्रामकता यहाँ पे बीजेपी की तरफ से दिखाई दे, क्योंकि पिछले 10:30 बजे करीब जिस तरह से उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियों पे अपने जो विरोध प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जो उनके मुद्दे थे उन्होंने साफ रखा कि जितने भी बिल अगर सरकार पास करना चाहती है तो सबसे पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद कौन से उसके महत्वपूर्ण पहलू है उस बारे में बताने चाहिए। साथ ही जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की क्या भूमिका है, भले अशोक चौहान ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान जब इस बिल को पास किया गया था, उस वक्त भी एकजुट होकर एक मत के साथ इस बिल को पास किया गया था। तो सरकार की जो भूमिका है एकदम साफ है, लेकिन ये मामला कोर्ट में होने की वजह से इस पर पूरी तरह से खुलकर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मराठा आरक्षण के जो कमेटी के लोग हैं या फिर जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ लगातार चर्चा जरूर चल रही है। किसानों को वसीम, जो विजुअल्स हम तक आपने भेजे हैं, उन विजुअल में बीजेपी लीडरान ने अपने हाथों में बैनर, बड़े बड़े बैनर ले रखा, उसमें मराठी जबान में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जो पहला बैनर है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है, जिससे सरकार मराठा आरक्षण को लेकर अपनी भूमिका साफ करे। जो दूसरे बैनर आप देख रहे हैं जो नेताओं के हाथ में, उनमें किसानों को लेकर सवालिया निशान उठाए गए हैं कि किसानों की मदद के लिए सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। अब तक किसानों के लिए किसी भी तरह की कोई भी भूमिका साफ नहीं कर पाई, उनके जो दावे हैं खोखले नजर आ रहे हैं। ये 2-3 मुद्दों को लेकर ही लगातार यहाँ पे मामले विपक्ष की घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कुछ देर पहले जब ये आंदोलन चल रहा था, उस वक्त राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार वहां से गुजरे और उस दौरान उन्होंने उनसे इस मामले में घेरने की कोशिश की कि आरक्षण को लेकर आपकी भूमिका क्या है। जहां तक किसानों की बात करते हो, किसानों को लेकर भी आपने अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं की है। और उस वक्त अजित पवार बिना सवाल के जवाब दिए वहां से निकल गए। भले ही उन्होंने मीडिया के सामने जो सरकार की भूमिका थी वो रखी, उन्होंने साफ कहा कि पूरी तरह से वो चाहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और जो किसानों के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं उन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। जी, तो इस वक्त आपको बताते हुए चले कि हमारे नुमाइंदे असेंबली के बाहर मौजूद हैं और असेंबली की कार्रवाई शुरू हो गई। 11 बजे से शुरू होनी थी और 2 रोजा ये असेंबली इजलास बुलाया गया है और देखना ये होगा कि कई बिल लिस्टेड हैं। ऐसे में किस तरह की तस्वीरें देखने को असेंबली के अंदर मिलती हैं। बेहद शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे अनीस हमारे साथ जुड़ने के लिए और वसीम और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। ज़राए क़वानीन के खिलाफ हो रहे हैं एहतजाज की बात करेंगे। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसान तहरीक का आज 19वां दिन है। सरकार की तजवीज को खारिज करने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन में और तेजी लाई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर आज किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। 8 बजे से भूख हड़ताल शुरू हो चुका है। किसानों ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि जब तक वो 3 क़वानीन को वापस नहीं लेती वो एहतजाज जारी रखेंगे। किसान तंजीमों का मुतालबा है कि हुकूमत के साथ बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब वो ज़राए क़वानीन को मनसूख करेंगे। तमाम जिला के दफातर में भी धरने का एहतमाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को मिलने वाली हिमायत में भी इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब के DIG ने किसानों की हिमायत में इस्तीफा दिया। DIG लखविंदर सिंह ने कहा कि मैं किसान तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
और तफसीलात इस हवाले से आपको फराहम करते रहेंगे। उधर गाजियाबाद में भी किसानों का एहतजाज जारी है। आज उनके एहतजाज का 19वां दिन है। किसान यहां भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। किसान आज तमाम जिला सदर मकाम पर भी एहतजाज कर रहे हैं और इंतजामिया को याददाश्त पेश की जा रही है।